और न केवल वह कोई खास टेरिटरी तक सीमित थी, किंतु वो भारत के बियॉन्ड सीमाओं से भी जुड़ी हुई। आज भी लोग कनेक्ट करते हैं कि इसका संबंध यूरोप से है वेदों का, कोई कहता है कि इसका संबंध इंडोनेशिया सिविलाइजेशन से है, कोई कहता है कि साहब इसका संबंध हिमालयाज के उत्तरोत्तर सीमाओं से जुड़ा हुआ है। तो इंडिया वाज ए वेरी बिग टेरिटरी, जो पूरे विश्व स्तर पर इंडिया का नाम था, और एक पहली बड़ी सिविलाइजेशन थी। जैसे इजिप्ट की सिविलाइजेशन है, जैसे रोमन एम्पायर की हम बात करते हैं, जैसे मुगल सभ्यताओं की या संस्कृतियों की, या दूसरी ईरानियन कल्चर की बात करते हैं, उससे भी पूर्व की यदि बात करें तो भारतवर्ष या हिंदुस्तान की जो संस्कृति है उसका बहुत गहरा नाम है। तो इस सिलसिले में यदि बात करें तो उसी संस्कृति, उसी सिविलाइजेशन का, विरासत का ही अंग है जयपुर। इसका कारण यह है कि जयपुर भी उसी आर्किटेक्चरल मॉडल पर, जिस आर्किटेक्चरल मॉडल को महाराणा कुंभा ने बसाया या बनाया, उसी मॉडल पर जयपुर भी बसा हुआ है। और कुंभा ने जो अपनी वास्तुकला या वास्तुशास्त्र का जो निर्माण किया, और उसके आधार पर कुंभलगढ़ बना, उसके आधार पर विभिन्न बाद के स्ट्रक्चर, जैसे उदयपुर का जो महल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बाद में मुगल स्ट्रक्चर से उनका मेल जोल हो गया बाद में, किंतु कुंभा की समय इट वॉज वेरी इंडिपेंडेंट। इट वॉज द फर्स्ट ट्रीटाइजेस, एक ट्रीटाइज थी जो कुंभा के समय विकसित हुई, और भवन निर्माण शैली में, मंदिर शैली में, स्थापित शैली में, नगर विकास शैली में, किलों के निर्माण की शैली में, पशुपालन में, आयुर्वेद में, एग्रीकल्चर में ऐसी कोई विधा नहीं थी। रत्न निर्माण के शैली में, पूजा पाठ में, आराधना में, परंपरा में, तंत्र मंत्र में, सब में महाराणा कुंभा ने जो कुछ भी लिखा, उसी का, जो कि एक पुराण से जुड़ा हुआ मामला था। पुराण इज एन एक्सटेंशन ऑफ वेदास, एंड दीज हिस्ट्रीज रिटन एंड डॉक्यूमेंटेड बाय पीपल लाइक कुंभा वर द एक्सटेंशन ऑफ द पुराण्स। तो उसके उस पुराण के बाद के पुराण के बाद के पुराण के बाद के जयपुर, वो भी पुराण का ही एक अंग है। तो भारतीय पुराण विद्या का ही आगे विकास और विस्तार होता रहा है। ये वेदों का ये एक कहना चाहिए कि एक ये गोली है छोटी सी, एक आयुर्वेद की या एक होम्योपैथी गोली है पुराण, जिसमें सारी चीजें ठीक हो जाती है। तो पुराण इज ए कल्ट, इट्स ए मोस्ट डेवलप्ड, मोस्ट एडवांस कल्ट ऑफ द वेदास, जिसको कि एक्सपेंड किया गया है। यानी एक छोटी सी कहने जड़ी बूटी में का विस्तार गार्डन, एक बहुत महावन पैदा हो गया। यानी वेद यदि महावन है तो पुराण उस महावन में खड़े किए गए सांस्कृतिक हमारी धरोहर है, हमारा धर्म है, हमारी आचार संहिताएं हैं, हमारी सिविलाइजेशन है। तो उस महावन में हम लोग राजराजेश्वरी ललिते शंकराचार्य ने इसको जिस रूप में देखा है, उसी वैभव, उसी संस्कृति की, उसी शक्ति कल्ट का ही सारा का सारा स्वरूप है। यही विद्या सारा का सारा, उसी का हम उसको फॉलो कर रहे हैं और उसी की महिमा का गान करते हैं हम सब लोग मिलकर के। वही संस्कृति है, वही साहित्य है, वही सभ्यता है, वही सब कुछ है। उसमें कहीं कुछ मिला जुला कुछ भी नहीं है। ऑल मोस्ट प्योर, मोस्ट प्योर, मोस्ट प्योरिफाइड थॉट्स एंड एक्शंस एंड सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल सिविलाइजेशंस। तो भाई साहब, ये इस विषय पे तो अलग से एक पूरी लंबी चर्चा करने की कई खंड में आवश्यकता है। तो एक प्रश्न जो आपने अभी जो मीमांसा की है उससे ही उभर रहा है कि प्लान सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो डेफिनेटली उसके बारे में कोई भनक मिलती है कि वो क्यों हुआ और वो किस तरह से, मतलब ऐसा टोटली प्लान्ड सिटी पहले ही नहीं बना, जयपुर बन पाया। तो इसमें मुख्य रूप से तो जो है वो किन का इसके अंदर माना जाएगा? एग्जीक्यूशन तो उन्होंने किया विद्याधर जी ने, तो लेकिन कॉन्सेप्ट ये मिला जुला है। इसके बारे में कोई आपने जो भी रिसर्च की है उसमें कोई आपको सूत्र मिला कि वो विद्याधर जी से महाराज इन्फ्लुएंस हुए या महाराज की कल्पना को विद्याधर ने मूर्त दिया? ये देखिए, ये तो पता है कि जब मान सिंह जी जब लड़ाई करने के लिए बंगाल में गए थे तो वहां उन्होंने बंगाल को जीत लिया था। उस समय जो भी बंगाल के राजा थे उनको जीत लिया था, और वो टाइम था कि वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर ही वेंट देयर, एंड उसको बाद उन्होंने जीता वहां पर। और जीता जब वो समुद्र में उन्होंने खांडा धोया, यानी जिस लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने खांडे का जो इस्तेमाल किया, जो उनकी जो बड़ी तलवार थी, उससे जब युद्ध लड़ा, उससे जब वो जीत गए
तो उस खांडे को धोने के लिए उन्होंने कहा ये खांडे में खून लग गया है, इसको मुझे ठीक करके जाना है, इसको खून लगे हुए खांडे को मैं जाऊंगा तो हिंसा की एक तरह की अभिव्यक्ति होगी। तो उसको प्योरीफाई करने के लिए, उस खांडे को धोने के लिए समुद्र में गए वो, और महाराजा मान सिंह ने उस खांडे को धोने के लिए समुद्र में जाकर के उसको खांडे को जब धोना शुरू किया खून को, तो एक मूर्ति तैरती हुई जो है शिला के रूप में मूर्ति उस चट्टान के रूप में उनको पैर से टच हुई। और महाराजा मान सिंह ने जब उस मूर्ति को टच किया तो वो देखा कि वो एक मूर्ति थी, एक शिला थी जिसमें कोई देवी जैसी एक मूर्ति उभरी हुई थी, और उस मूर्ति का चरण स्पर्श उन्होंने किया महाराजा मान सिंह जी ने, और जब उसको बाहर निकाला तो वो एक बहुत भव्य मूर्ति थी। और उस भव्य मूर्ति को उन्होंने सोचा कि एक विजयश्री के रूप में, एक उपमान के रूप में, एक प्रतीक के रूप में, एक विजय के, एक कहना चाहिए प्रतिभाशाली जो उनका जो सामने आया उस लक्ष्य के पूर्ण होने के रूप में उनको भेंट मिली। और वो प्रकृति पर की थी, वो एक नदी से ही, एक जल सिद्धि थी, एक जल से निकली हुई, वैतरणी से निकली हुई एक वो सिद्धि थी, देवी की प्रतिमा थी, जिसको लेकर के महाराजा मान सिंह जयपुर आ गए, आमेर आ गए, और आमेर में शिला माता के मंदिर में उन्होंने इसकी स्थापना की। उसके बाद पहले आमेर अम्बेर के नाम से, अम्बा माता के नाम से जाती थी, उसका नाम आमेर था, किंतु शिला माता की स्थापना के बाद आमेर का स्वरूप बदला। और शिला माता के बाद में जब मान सिंह जी ने स्थापना की, उस समय जो कनेक्टेड परिवार, कुछ परिवार मान सिंह जी के साथ आ गए थे, कुछ परिवार नहीं आए। उन नहीं आने वाले परिवारों में विद्याधर का परिवार भी एक था, जो संस्कृत का उस जमाने का बहुत बड़ा स्कॉलर था, जो नहीं आया, किंतु उनके परिवार के संबंधी जयपुर आ गए थे, विद्याधर के परिवार के संबंधी जयपुर आ गए थे। और वर्तमान जो किला है आमेर का, उसमें आप यदि पीछे की तरफ, दक्षिण की तरफ जाएं या उत्तर की तरफ जाएं, तो वहां कुछ मकान बने हुए हैं जो विद्याधर के परंपरा के लोगों के मकान हैं। उन्हीं मकानों में हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर जो शिवानंद जी थे, उनके परिवार के लोग भी जुड़े हुए थे। और वो बिशन सिंह जी के टाइम की बात है, यानी जयसिंह के पहले की बात मैं बता रहा हूँ। किंतु जयसिंह के बाद की जब बात आती है, या मान सिंह के बाद का जब काल आता है, उस काल से जुड़े विद्याधर परिवार के जो जब लोग आते हैं, तो जयसिंह जी ने विद्याधर भट्ट को उस समय इनविटेशन भेजा, और विद्याधर भट्ट को सपरिवार बुलाया, उनको वहां रखा, और दूसरे तंत्र विज्ञों के साथ में, दूसरे सिविलाइजेशन के लोगों के साथ में, दूसरे मॉडल्स के साथ में, जो कि यूरोप के भी लोग साथ में थे, आलम शाह के, जिरसाई के भी लोग थे, और नगर निर्माण की एक नई बात हो रही थी, नया नगर निर्माण को प्लान किया जा रहा था। उसके लिए पर्याप्त पैसा जो शाह आलम के समय भी इनको मिला। जयसिंह के पास बहुत पर्याप्त संपत्ति थी, पैसा था, नॉलेज था, ज्ञान था, सामंत लोग थे, सलाहकार थे, उन सबसे मिलजुल करके 36 कारखानों के रूप में इसकी स्थापना की गई, और 12 या 14 या 16 चौकड़ियां बनाई गई, जिन चौकड़ियों में वास्तुकला के हिसाब से इन चौकड़ियों का निर्माण हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चातुर्वर्ण व्यवस्था के हिसाब से इसका निर्माण हुआ, और इसी का सिरमौर, चातुर्वर्ण व्यवस्था की वैदिक जो संस्कृति सभ्यता है, उसी का सिरमौर जयपुर है। इसीलिए आज तक सुरक्षित है। आज तक जयपुर में, जयसिंह के बाद में जयपुर में कभी कोई अटैक हुआ नहीं। यदि किसी ने कोशिश भी की तो तोड़फोड़ नहीं हुई। और इसका लेटेस्ट प्रमाण यह है कि बाद में अंग्रेजों के समय में राम सिंह जी ने एक नया महल खड़ा किया, बोहराओं ने नए महल बनाए। आप देखिए कि अजमेर रोड पर आपको जो आज एक होटल में कन्वर्ट हो गया है, वो एक बहुत बड़ा महल है, जय सिंह जी के समय या उसके बाद का निर्मित किया हुआ है। वो इट्स अ होटल नाउ इट इज, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड इट्स न्यू आर्किटेक्चर आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ जयपुर या ड्यूरिंग द फेज ऑफ जयपुर। तो जयपुर ने वेस्टर्न और मुगल आर्किटेक्चर के साथ में हिंदू आर्किटेक्चर को मिलाया, और उसमें संपन्न लोगों द्वारा उनका कंट्रीब्यूशन हुआ। अंग्रेजी वास्तुकार भी इसके साथ में, अंग्रेजी अच्छे हेंडले जैकब जैसे लोग थे, जिन्होंने जयपुर के इतिहास पर पिक्टोग्राफिकल बुक्स लिखी। ही वाज अ ग्रेट डॉक्टर से लोग, बट इन्होंने वास्तुकला पर, वास्तु शास्त्र पर किताबें लिखी। जयपुर के सिटी पर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है जो हेंडले जैकब की लिखी है, वो मैंने भी पढ़ी है, मैंने भी देखी है। उसमें जो चित्र है, जो परंपरागत जो मॉडल्स हैं आर्किटेक्चर के, वो सारे के सारे कुंभा, राणा कुंभा से जुड़े हुए हैं। हम ये जानते हैं कि वास्तुकला के क्षेत्र में मुसलमानों का कोई बहुत बड़ा योगदान कभी नहीं रहा। उनका कोई ऐसा शास्त्र भी नहीं रहा, पुराण की तरह से ऐसा कोई शास्त्र भी नहीं है जिसमें कि वास्तुकला का विकास हुआ हो। इस्लामिक कल्चर वाज जस्ट नथिंग एट दैट, बट विद द इन्फ्लुएंस
and with the cooperation of Hindu cult and the उसके विकास यात्रा पैरेलल की। और ये अच्छे कलाकार थे, ये अच्छे कारीगर थे, ये अच्छे मजदूर थे, ये अच्छे शिल्पी थे। मुसलमानों में कोई कमी, और ये मुसलमान, दिस मुस्लिम कल्चर वाज पार्ट ऑफ हिंदू कल्चर, हाउ वी कैन से देम सेपरेट, इट वाज कन्वर्टेड। तो कन्वर्शन की यदि बात करें तो उसको आप अलग रखिए, बट ऑलमोस्ट यदि हिंदुस्तान की एक व्यापक लेवल पर बातचीत की जाए तो हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उससे अलग कुछ भी नहीं। जी भाई साहब, तो ये सारी बातें और उसका बैकग्राउंड और जयपुर के इतिहास और स्थापना के संबंध में आपने साझा किया, तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके पास फिर लौटेंगे, इसी श्रृंखला को आगे की कड़ियों में भी आपकी ही सहायता से आगे बढ़ेंगे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है भाई साहब। ब्रदर, नमस्कार। नमस्कार। तो शहर सवाया की जो बातचीत है, वो उसमें जयपुर की स्थापना, जयपुर के संस्थापक और उनके समय का कालखंड, सांगानेर और साथ में ही सिसोदिया रानी का बाग और 37 कारखानों की कल्पना, और भारत की संस्कृति में किस प्रकार से जयपुर एक संपूर्णतया से एक नियोजित शहर का निर्माण हुआ और इसमें किन-किन की प्रमुख भूमिका रही, उसे हम समझने का प्रयास कर रहे थे माननीय श्री अशोक आत्रे साहब के साथ में। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।